नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, योगी सरकार विज्ञापनों में चेहरा चमका रही। खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी इलेक्शन 2022 जनता की राय पर आधारित होगा। यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी ने की बैठक। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किया था यूपीएससी में 19वीं रैंक लाने का दावा। अब हो रही जमकर ट्रोलिंग। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। योगी सरकार विज्ञापनों में चेहरा चमका रही। खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों की खाद की समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ सोमवार को प्रदर्शन किया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने का जुमला बोलकर भाजपा सत्ता में आई थी, पर आज पूरे प्रदेश के किसान खाद की किल्लत से त्राही त्राही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार विज्ञापनों में चेहरा चमका रही है, लेकिन किसानों के खेत खाद जैसी बुनियादी चीज को तरस रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस ने सोमवार को खाद की किल्लत को लेकर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि खाद की समस्या को लेकर प्रदेश के संपूर्ण जिलों, तहसीलों, ब्लॉकों में कांग्रेस पार्टी द्वारा खाद दो वरना यूपी छोड़ो नारे के साथ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया, प्रदेश भर में खाद की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल रही है। कई गुना ज्यादा दाम पर ब्लैक में किसान खाद खरीदने को मजबूर हैं। डीजल की बड़ी कीमत ने वैसे ही किसानों की लागत बढ़ा दी है। अब योगी सरकार के कुशासन की वजह से खाद भी किसानों को रुला रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022 जनता की राय पर आधारित होगा। यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी ने की बैठक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को यूपी में घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनता की राय से तैयार किए घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों, वंचित वर्गों समेत सभी तबकों की आवाज को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर घोषणा पत्र व कैंपेन कमेटी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रत्येक वर्ग के मुद्दों को सम्मिलित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। हाल के दिनों में प्रियंका गांधी सूबे में बेहद सक्रिय रही हैं और लगातार योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार के चुनाव में वो 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। इसके अलावा प्रियंका ये भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस इस बार सूबे में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने किया था यूपीएससी में 19वीं रैंक लाने का दावा। अब हो रही जमकर ट्रोलिंग। जी हाँ दोस्तों, अक्सर टीवी चैनल की डिबेट में विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को अपने बयानों से धोने वाले बीजेपी नेता संबित पात्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी नेता ने एक न्यूज पर अपनी योग्यता को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा न्यूज चैनल आज तक के प्रोग्राम एजेंडा आज तक में अपनी योग्यता बताते हुए टीवी पर कहा था कि उन्होंने एमबीबीएस किया है, वो एमएस कर चुके हैं, यहाँ तक कि लंदन से उन्होंने एमआरसीएस भी किया है। संबित ने आगे बताया कि साल 2000 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में 19वीं रैंक भी हासिल की है। संबित के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। इधर बीजेपी नेता संबित पात्रा की तरफ से दी गई अपनी योग्यता की जानकारी को लेकर कुछ लोग उन पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। संबित के यूपीएससी वाले दावे पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। उन पर गलत तथ्य पेश करने का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि जब मामला सुर्खियों में आया तो खुद संबित पात्रा ने अपने बयान पर सफाई पेश की है, लेकिन कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने संबित पात्रा का वीडियो शेयर करते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा की वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने लिखा कि कल भाजपा नेता संबित पात्रा ने झूठ बोला था कि उन्होंने साल 2000 में यूपीएससी के एग्जाम में 19वीं हासिल की थी। इसे आसानी से सत्यापित किया जा सकता है कि संबित नाम के किसी व्यक्ति ने साल 2000 में यूपीएससी की कोई भी रैंक हासिल नहीं की। इसी के साथ उन्होंने साल 2000 की परीक्षा में रैंक हासिल करने वालों उम्मीदवारों की एक लिस्ट का लिंक भी शेयर किया।
संबित पात्रा की वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अक्षय हर्षद नाम के एक यूजर ने लिखा कि आपको पता नहीं कि 2000 में 19 रैंक पर एक महिला की थी, अपने कब जेंडर चेंज किया। इसी के साथ आयुष्मान सैल नाम के एक यूजर ने तो संबित पात्रा पर कार्रवाई तक की मांग कर डाली। आयुष्मान ने लिखा, फैक्ट चेक। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने लाइव डिबेट में दावा किया कि उन्हें साल 2000 की यूपीएससी परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल हुई थी। फैक्ट यह है कि उस साल संबित नाम के किसी भी व्यक्ति ने परीक्षा पास नहीं की थी। लाइव टीवी पर गलत दावा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव में 125 से अधिक सीटें जीतेगी कांग्रेस, संभालेगी सत्ता। जी हां दोस्तों, आनंद शहर कांग्रेस समिति में रविवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा की अध्यक्षता में युवा कांग्रेस के विजेता हुए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर चावड़ा ने कहा कि युवा कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, वे पार्टी के लिए समर्पित हैं। ऐसे सभी युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें जनता के बीच ले जाया जाएगा। साथ ही आम जन को जागरूक करने के साथ ही उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए युवकों को पार्टी तैयार करेगी। उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 125 से अधिक सीटें लाकर राज्य की सत्ता संभालेगी। भाजपा पर प्रहार करते हुए चावड़ा ने कहा कि भाजपा के कुशासन के विरोध में कांग्रेस लोगों को जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को आगामी 2022 के चुनाव में हार दिख रही है। जनता ने भाजपा को घर बिठाने का मन बना लिया है। ऐसे में भाजपा नेताओं को मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों को हटाकर नया मंत्रिमंडल बनाने की व्यवस्था हो गई। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव में आनंद जिले की 7 सीट कब्जा कर कांग्रेस राज्य में 125 से अधिक सीटें जीतेगी और राज्य का सत्ता संभालेगी। उन्होंने इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी में जुट जाने को कहा। आनंद शहर में सिविल अस्पताल निर्माण करने के संबंध में चावड़ा ने कहा कि भाजपा सिर्फ वादा करती है, उसे पूरा नहीं करती। आनंद के जिला बनने के 23 वर्ष होने के बाद भी यहाँ सिविल अस्पताल नहीं बनाया गया है। जमीन के मुद्दे पर पूरे मामले को उलझाकर जिले की जनता को सिविल अस्पताल की सुविधाओं से वंचित रखा गया। इससे पूर्व बैठक में युवा कांग्रेस के विजेता हुए कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पद के विजेता चेतना रॉय समेत जिले और तहसील स्तर के विजेता हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सार्वजनिक रूप से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आनंद के विधायक कांतिभाई सोढ़ा परमार, शहर कांग्रेस प्रमुख अल्पेश परियार समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन, टिकैत बोले किसानों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघल रही। आचार संहिता लगने के बाद मिशन यूपी पर फैसला। जी हां दोस्तों, किसानों और केंद्र सरकार के बीच 1 साल से जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है, लेकिन मिशन यूपी लंबा चल सकता है। भारतीय किसान यूनियन भाकी उप प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद इस मसले पर अगला कदम उठाएंगे। यूपी के किसानों को महंगी बिजली मिल रही है, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। बैंकों के निजीकरण बिल पर कहा कि देश में साझा आंदोलन की जरूरत है। भाकी उप प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तभी आगाह किया गया था कि अगला नंबर बैंकों का है। सोमवार को संसद में सरकारी बैंकों के निजीकरण का बिल पेश होने जा रहा है। निजीकरण रोकने के लिए देश में साझा आंदोलन किए जाने की जरूरत है। मुजफ्फरनगर से 5 सितंबर को शुरू किए गए मिशन यूपी पर टिकैत ने एक बयान में कहा कि आचार संहिता लगने के बाद ही इस पर निर्णय करेंगे। प्रदेश में किसानों के मुद्दे लंबित हैं। महंगी बिजली सबसे बड़ी समस्या बन गई है। भाकियू नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन में 708 किसान शहीद हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसकी सूची तैयार की है। आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर रहा है, इस वजह से यहीं पर किसान स्मारक बनाने के लिए जगह चाहिए। भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने मजाकिया लहजे देशी कहावत सरकार ने दिया तेल पल्ले में गेर का भी बयान में जिक्र किया। टिकैत ने कहा कि चुनाव 5 साल में आते हैं। आचार संहिता लगने से पहले सरकार का फूल खिल रहा है। किसानों को इसमें अधिक से अधिक शहद लेना है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नागालैंड में सेना की गोलीबारी में आम नागरिकों की मौत के मामले में एनएचआरसी सख्त, केंद्र और राज्य को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों के अंदर मांगी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा की गई कथित गोलीबारी में 14 आम नागरिकों की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सोमवार को केंद्र और नागालैंड को नोटिस जारी किया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पुलिस ने रविवार को बताया था कि नागालैंड के मोन जिले में 3 घटनाओं में सुरक्षा बलों ने गोली चलाई, जिसमें 14 नागरिकों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार पहली घटना में अनजाने में नागरिकों पर गोली चलाई गई। इसके बाद हुए दंगे में एक सैनिक की भी मौत हो गई। आयोग ने एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने उन मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है जिनमें बताया गया है कि मोन जिले में शनिवार शाम कुछ कोयला खदान कर्मी एक पिकअप वैन में सवार होकर लौट रहे थे और इसी दौरान सेना के जवानों की गोलीबारी में कई आम नागरिकों की मौत हो गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन को रोकने के लिए क्या फिर पड़ेगी भारत में लॉकडाउन की जरूरत? जाने एक्सपर्ट्स के जवाब। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है।
नए वेरिएंट की रफ्तार पिछले डेल्टा वेरिएंट से भी 3 गुना ज्यादा बताई जा रही है। ऐसे में क्या वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगाने का लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है, या क्या तीसरी डोज पर भी सरकार को विचार करना शुरू कर देना चाहिए? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। इन्फेक्शन डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया कहते हैं कि किसी भी वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन निश्चित रूप से सुरक्षा चक्र प्रदान करती है, यानी एक वैक्सीनेटेड इंसान वैक्सीन ना लेने वाले से ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए दोनों डोज लेना जरूरी है। जिन्होंने सिर्फ एक डोज लिया है वे जितना जल्दी हो सके दूसरा डोज लगवा लें। देश में अभी भी करीब 15% वयस्क हैं जिन्होंने कोई डोज नहीं लिया है। ऐसे में लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज पर डॉक्टर लहरिया ने कहा कि सबसे पहले देश की अनवैक्सीनेटेड आबादी को शॉट देने की जरूरत है। बाकी बूस्टर शॉट पर वैज्ञानिक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। नए वेरिएंट को पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमिक्रॉन वैक्सीनेटेड लोगों पर असर कर रहा है। ऐसे में कहीं शादियों का मौसम, पार्टीज और बाजार में बढ़ती भीड़ एक बार फिर लोगों को तबाही के मोड़ पर ना ले जाए। इस बारे में वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक आचार्य ने कहा, ओमिक्रॉन से निपटने का लॉकडाउन एकमात्र विकल्प नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी है कि लोग व्यक्तिगत रूप से खुद सतर्क रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन से ज्यादा सेल्फ रिस्ट्रिक्शन आपको वायरस से बचाएगा। कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर राहुल पंडित ने इस बारे में कहा, कोरोना के नए वेरिएंट के मामले सामने आने से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके नए मामले पकड़ में आना भारत के लिए अच्छी बात है। ऐसा करके हम इसे कम्युनिटी में फैलने से रोक सकते हैं। इस खतरे से बचने के लिए चेहरे पर अच्छे से मास्क पहनिए। बाहर निकलने से पहले आप डबल मास्क पहन सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन डोज नहीं लिए हैं वो जल्द से जल्द इसे लगवा लें। डॉक्टर राहुल ने कहा कि सेहत के साथ साथ हमारा अर्थचक्र भी बहुत जरूरी है। देश में आप फ्लाइट या कैब से सफर कर सकते हैं, लेकिन इस बीच अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भी याद रखें। अगर आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो तुरंत इसकी जांच कराइए। अगर आप पॉजिटिव होते हैं तो खुद को क्वारंटीन करने में बिल्कुल देरी न करें। अगर सभी लोग ये नैतिक जिम्मेदारी निभाते हैं तो लॉकडाउन या किसी तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पीएम मोदी को जवाब देने राहुल गांधी की भी परेड ग्राउंड में होगी चुनावी हुंकार। जी हां दोस्तों, भाजपा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब कांग्रेस परेड मैदान से ही देगी। 16 दिसंबर को दून में होने वाली जनसभा के लिए कांग्रेस ने भी परेड मैदान को चुना है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी परेड मैदान में रैली कर चुके हैं। कांग्रेस पर राहुल की सभा में भीड़ के मामले में भाजपा को टक्कर देने की चुनौती भी होगी। संपर्क करने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि परेड मैदान के लिए प्रशासन से आवेदन कर दिया गया है, साथ ही जनसभा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। मालूम है कि कांग्रेस वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारत की जीत की याद में इंदिरा प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। 16 दिसंबर का कार्यक्रम इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है। दोपहर प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने रैली की तैयारियों को लेकर गोदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ चर्चा की। यादव ने बताया कि जनसभा की तैयारी के लिए 8 दिसंबर को बैठक की जा रही है। इसमें जनसभा का खाका तय कर दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जांच और टीका में फर्जीवाड़ा, लिस्ट में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा का नाम। जी हां दोस्तों, बिहार में RT-PCR टेस्ट और कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर एक फर्जीवाड़े का एक मामला सामने आया है। अरवल जिले की करपी APHC में कोरोना वैक्सीन का डोज लेने वालों की सूची जब चेक की गई तो उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसे नामों का जिक्र देखा गया, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ गया और 2 डाटा ऑपरेटरों को नौकरी से हटा दिया गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां एक तरफ राज्य का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लेने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन और जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति करके आंकड़ों को सही दिखाने की ये हरकत भारी पड़ सकती है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी लगातार ट्वीट के माध्यम से जांच और वैक्सीनेशन के आंकड़े बताते रहे हैं, लेकिन अरवल के ये खुलासे अब आंकड़ों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरवल जिले की करपी APHC में RT-PCR जांच और कोविड वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों की जब सूची देखी गई तो उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई नाम पाए गए। मामले ने तूल पकड़ा तो 2 डाटा ऑपरेटरों पर ठीकरा फोड़ दिया गया और दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया। वहीं एक न्यूज चैनल पर दोनों ऑपरेटर विनय कुमार और प्रवीण कुमार ने बताया कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, उनका काम नाम चढ़ाना है और वही नाम चढ़ाए हैं जो ऊपर से भेजा गया है। बताया कि उनके ऊपर हमेशा यह दबाव रहा कि अधिक नामों की मांग हो रही है, इसलिए जो सामने आए उसे चढ़ा दे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजधानी पटना में 7 दिन 24 घंटे चलने वाले टीकाकरण केंद्रों के संचालकों ने ये शिकायत की थी कि कई ऐसे लोग शिकायत लेकर आ रहे हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया था, लेकिन पोर्टल से फाइनल रिपोर्ट उनके नाम की जारी कर दी गई है। जब दूसरा डोज लेने ऐसे लोग केंद्र पर आए तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस मामले की जांच भी की गई। चलते हैं अगली खबर की तरफ।
नागालैंड फायरिंग पर विपक्ष का संसद में हंगामा, खड़गे बोले अमित शाह सिर्फ पीड़ा व्यक्त करके नहीं छुड़ा सकते पीछा। जी हाँ दोस्तों, भारत म्यांमार सीमा के पास नागालैंड के मोन जिले में सैन्य गोलीबारी में 14 नागरिकों और एक सैनिक के मारे जाने के बाद विपक्ष ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। विपक्ष ने सरकार से घटना की सच्चाई को सामने लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार और खुली जांच कराने की मांग की। शीतकालीन सत्र के 5वें दिन संसद में भी विपक्ष ने सरकार से पूरे घटनाक्रम पर बयान जारी करने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, यह दिल दहला देने वाली घटना है, भारत सरकार को जवाब देना चाहिए। देश में न तो नागरिक और न ही सुरक्षाकर्मी ही सुरक्षित हैं, फिर गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह केवल पीड़ा व्यक्त करके इस घटना से पीछा नहीं छुड़ा सकते। उन्होंने कहा, मोदी सरकार के शासन में उत्तर पूर्व में उथल पुथल में वृद्धि देखी गई है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को न्याय मिले। एक ईमानदार और खुली जांच का आह्वान करते हुए राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार को संसद में इस घटनाक्रम पर बयान देना चाहिए। हालांकि इसके बाद विपक्ष ने मामले पर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा को 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। आनंद शर्मा ने कहा, यह दुखद और खेदजनक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में यह अस्वीकार्य है। बहुत मुश्किल से हमने इस क्षेत्र में शांति बहाल की है। मुझे उम्मीद है कि सेना द्वारा आश्वासन के अनुसार उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और सच्चाई सामने आएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी, सीएम योगी ने दिए ये निर्देश। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते भी स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पीएचसी और सीएचसी में 74,000 से अधिक बेड बढ़ाए जाने की तैयारी है। उधर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने ओमिक्रॉन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर नई रणनीति तय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव के लिए समिति की रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दुनिया के कई देशों के साथ ही ओमिक्रॉन की दस्तक अब देश में हो चुकी है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके मरीज मिलने के बाद राज्य सरकार ने सतर्कता और बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी इसे लेकर जिलों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने स्वच्छता, कोविड प्रोटोकॉल, फोकस टेस्टिंग, टीकाकरण, सर्विलांस, सैनिटाइजेशन को इस चक्रव्यूह का हिस्सा बनाया है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में 100 बेड वाले पीकू, नीकू और 855 सीएचसी में 50 व 3011 पीएचसी में 10 नए बेड बढ़ाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। सीएम ने आला अधिकारियों को ओमिक्रॉन को लेकर अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ऑक्सीजन व लैब जैसी व्यवस्थाओं पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भगवंत मान के मामले ने पकड़ा तूल, राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस से फोन गया है। इससे पहले भगवंत मान बीजेपी में शामिल होने के लिए कैबिनेट में मंत्री पद का ऑफर मिलने का दावा कर चुके हैं। राघव चड्ढा ने भगवंत मान का नाम लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने आरोप लगाया, हमारे सांसद भगवंत मान को अमित शाह के कार्यालय से सीधे फोन किए गए। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी राघव चड्ढा ने बीजेपी पर आप पंजाब के नेताओं को भी ऑफर देने के आरोप लगाए हैं। चड्ढा ने कहा, दिल्ली के टॉप बीजेपी नेता उनकी पंजाब इकाई के नेताओं को फोन करके बीजेपी में शामिल होने की पेशकश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पंजाब के नेताओं को रिश्वत देने की कोशिश भी की जा रही है। चड्ढा ने आगे कहा, दिल्ली से बीजेपी के शीर्ष नेता हमारे पंजाब के नेताओं, सांसद और विधायकों को फोन करके उनसे बीजेपी में शामिल होने का अनुरोध कर रहे हैं और उन्हें पैसा, भूमि, संपत्ति और पद की पेशकश कर रहे हैं। इससे पहले भगवंत मान ने दावा किया कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में शामिल होने के लिए धन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पेशकश की। बीजेपी की पंजाब यूनिट के नेता सुभाष शर्मा ने भगवंत मान के आरोपों को गलत बताया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिमी यूपी में प्रियंका की राह पर बढ़ रही कांग्रेस, विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं ने शुरू की दावेदारी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वारा के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के स्लोगन के साथ महिलाएं भी सियासत में भाग्य आजमाने के लिए आगे आने लगी हैं। प्रियंका वारा के 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा करने के बाद पश्चिमी यूपी की 121 विधानसभा सीटों पर 300 से अधिक महिलाओं ने चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक दिया है। इससे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी करने वाले पुराने कांग्रेसियों के चेहरों पर मायूसी है। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों पर 14 महिलाओं ने अब तक दावेदारी की है। जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने बताया कि महिलाओं में मुरादाबाद देहात सीट से कांग्रेस नेता महक वारसी और डा शकील अहमद की पत्नी ने दावा किया है।
बिलारी से कल्पना सिंह, ठाकुरद्वारा से वसीम चौधरी की पत्नी टिकट मांग रही है। कांट से कांग्रेस नेता मास्टर जाहिद की बेटी और कुंदकी से एहसान की बेटी ने टिकट के लिए दावेदारी कर दी है। इनके अलावा भी कई महिलाएं टिकट मांग रही है। अमरोहा की मंडी धनौरा सीट से गीता देवी, हसनपुर सीट से कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ओमकार कटारिया की पत्नी दीपा देवी टिकट की दावेदार हैं। नौगवा से कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी की पत्नी आभा चौधरी और पूर्व जिलाध्यक्ष सुखराज सिंह की पत्नी रेखा रानी ने टिकट मांगा है। अमरोहा शहर सीट से कांग्रेस नेता निगाहत नकवी ने टिकट के लिए आवेदन किया है। संभल शहर सीट से शोभना सैम्यूल, असमोली से भारती त्यागी, चंदौसी से विमलेश ने टिकट के लिए आवेदन किया है।